हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की लेक्चर सीरीज 35 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोगों का सीरीज में लेक्चर नंबर 36 स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने ऑपरेशन ग्राइंडिंग ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया था। तो उस ग्राइंडिंग ऑपरेशन पे हम लोगों ने बेसिक ग्राइंडिंग ऑपरेशन क्या होता है और उसमें कटिंग स्पीड क्या होता है, फीड क्या होता है, मशीनिंग टाइम क्या होता है, इन सब के बारे में जाना था। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने उस व्हील के ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था। तो अब हम लोग उसी के आधार पर देखिए, हम लोगों का लास्ट लेक्चर ये चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, या इसी को हम लोग कह रहे थे स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो उस स्पेसिफिकेशन में हमने दो तरीके से आपको बताया था। पहला हमने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू मटेरियल, व्हील मटेरियल जो एब्रेसिव पार्टिकल था, उस एब्रेसिव पार्टिकल के मटेरियल पे एब्रेसिव पार्टिकल मटेरियल, और एब्रेसिव पार्टिकल मटेरियल को हमने दो तरीके से क्लासिफाइड किया था। पहला हमने आपको नेचुरल एब्रेसिव पार्टिकल के बारे में बताया था, और दूसरा हमने आपको सिंथेटिक या आर्टिफिशियल एब्रेसिव के बारे में बताया था। सिंथेटिक और आर्टिफिशियल एब्रेसिव। नेचुरल एब्रेसिव में हमने आपको बताया था, इसके अंदर पूरी डिटेलिंग हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने स्टोन के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने सैंड के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने कोरंडम के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने इमरी के बारे में पढ़ा था, और डायमंड। तो इतने टाइप के एब्रेसिव पार्टिकल हम नेचुरल यूज करते हैं, जो ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर एम्बेडेड कराते हैं, जिससे शार्पनेस हमें मिलती है। दूसरा हमने पढ़ा था आपका, ये हमने पढ़ा था सिंथेटिक एब्रेसिव पार्टिकल के बारे में। तो सिंथेटिक एब्रेसिव पार्टिकल में हमने तीन तरीके का पढ़ा था। पहला सिलिकॉन कार्बाइड, और दूसरा हमने पढ़ा था क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, और तीसरा हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से तीन हमने सिंथेटिक एब्रेसिव पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया, और 5 हमने आपको नेचुरल एब्रेसिव पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया था। अब ये हमने देखे एब्रेसिव पार्टिकल मटेरियल हमने इसको डिफाइन किया था, और दूसरा जो हमने पार्ट यहाँ पे डिफाइन किया था वो हमने एब्रेसिव साइज। एब्रेसिव साइज के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसी को हम लोग ग्रेड बोलते थे, या इसी को हम लोग मेस नंबर से रिप्रेजेंट करते थे। तो इसको हम लोगों ने ऐसे कैटेगराइज किया था। देखिए, जब इसकी कैटेगरी हम लोगों ने किया था तो ऐसे हम लोगों ने किया था, कोर्स ग्रेन साइज। कोर्स ग्रेन साइज को 24 से 30 हम लोगों ने क्लासिफाइड किया था, और उसके बाद दूसरा हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था मीडियम ग्रेन साइज।
मीडियम ग्रेन साइज, इसको हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था 30 से 70। और उसके बाद थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था मीडियम के बाद, देखें मीडियम कोर्स एब्रेसिव साइज, मीडियम एब्रेसिव साइज, फिर फाइन एब्रेसिव साइज, फाइन एब्रेसिव साइज। ये हमारा 70 से 180 के बीच में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। 70 टू 180 इस तरीके से। उसके बाद लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरी फाइन एब्रेसिव पार्टिकल, वेरी फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स। इसको हम लोगों ने 220 से 600 के बीच में डिस्कस किया था। 220 से 600। और ये सारा क्या होता था, पार्ट पर mm क्यूब। इस तरीके से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक डिस्कशन हो गया था। देखिए, जो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में हमारी पूरी स्टडी हो गई थी। अब हम लोग एब्रेसिव साइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस एब्रेसिव साइज के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी एब्रेसिव साइज। अच्छा, ये एब्रेसिव साइज किस पर डिपेंड करता है? पहला तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल हार्ड होगा तो कैसा एब्रेसिव साइज लेंगे, फाइन और वेरी फाइन लेंगे। मटेरियल डक्टाइल या सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट या डक्टाइल होगा तो कोर्स ग्रेन साइज लेंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं एब्रेसिव साइज इज डिपेंड अपॉन वर्कपीस मटेरियल, डिपेंड अपॉन जो वर्कपीस होगा उस मटेरियल पर हमारा एब्रेसिव साइज डिपेंड करेगा। दूसरी बात, अगर कोर्स एब्रेसिव ग्रेन लेंगे तो सरफेस फिनिश हमारी कैसी आएगी, फाइन मतलब बेटर नहीं आएगी। और फाइन एब्रेसिव लेंगे तो सरफेस फिनिश बेटर आएगी। तो इस तरीके से वर्कपीस मटेरियल कॉमा सरफेस फिनिश कॉमा कोर्स ग्रेन साइज होगा तो लार्ज मेटल रिमूवल होगा, और फाइन ग्रेन साइज होगा तो स्मॉल मेटल रिमूवल होगा। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं एंड मेटल रिमूवल रेट। तो मेटल रिमूवल रेट पर, सरफेस फिनिश पर और वर्कपीस के मटेरियल पर ये हमारे एब्रेसिव डिपेंड करते हैं। अब इन एब्रेसिव साइज का जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे एक एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे, ऐसे दे देगा V, ऐसे दे देगा 50 A 30 V 20 S 30। अब कहेगा इसमें कि कौन सा एब्रेसिव पार्टिकल इसमें यूज किया गया है, या ऐसा पूछेगा कि किस टाइप का बॉन्ड इसमें यूज किया गया है, या ऐसा पूछा जाएगा कि कौन से मटेरियल के लिए इसको हम यूज करेंगे, या ऐसा पूछा जाएगा कि इसमें हम ग्रेड कितना लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे 30 से 70 अगर हमारा एब्रेसिव ग्रेन होगा, अभी बताएंगे आपको कौन सा एब्रेसिव ग्रेन होगा, कौन से कंपनी कोड होंगे, है ना, कौन सा ग्रेड होगा। 70 से 180 होगा तो हमारा हो जाएगा फाइन एब्रेसिव। 24 से 30 होगा तो कोर्स एब्रेसिव। इसको हम लोग कोर्स एब्रेसिव को 6 से 24 भी मानते हैं। 6 से 24 भी हम लोग कोर्स एब्रेसिव को मानते हैं।
और उसके बाद 70 से 180 मतलब फाइन एब्रेसिव होगा, और 220 से 600 मतलब वेरी फाइन एब्रेसिव होगा। तो इस तरीके से चलिए हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब एब्रेसिव ये हो गया हमारा। एब्रेसिव को हम लोग उसके ग्रिड साइज से डिफाइन करते हैं। एब्रेसिव को हम लोग उसके ग्रेन साइज और ग्रिड साइज से डिफाइन करते हैं। ये जो हमारा है वो उसका ग्रेन साइज है। अगर हम बात करें ग्रिड साइज ऑफ एब्रेसिव, ग्रिड साइज ऑफ एब्रेसिव, तो जैसे हमने देखा था यहाँ पर 624 आपका कोर्स ग्रेन साइज है, वैसे ही ग्रिड साइज होता है। तो कोर्स ग्रिड साइज, पहला हम बात कर रहे हैं कोर्स ग्रिड साइज। कोर्स ग्रिड साइज हमारा कितना होगा, 6 से 24, ऐसे इसको स्पेसिफाई करेंगे माइक्रोमीटर में। 6 से 24 माइक्रोमीटर में इसको हम स्पेसिफाई करेंगे, और इसका उपयोग यूज फॉर डक्टाइल एंड सॉफ्ट मटेरियल। तो हम आगे कह सकते हैं यूज्ड फॉर डक्टाइल एंड सॉफ्ट मटेरियल। जब इसका 6 से 24 होगा तो उस समय हम इसको डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद जब उसमें 25 से 70 माइक्रोमीटर होगा। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, जब ऐसे देखिएगा मीडियम ग्रिड साइज 25 से 70 माइक्रोमीटर। यहाँ देखिए ग्रेन साइज 30 से 70 और यहाँ पे 25 से 70 माइक्रोमीटर, ये ग्रेन साइज और ये ग्रिड साइज होगा। तो उस समय इसे हम लोग क्या करेंगे, तब भी सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए ही यूज करेंगे। थोड़े से हार्ड मतलब ऐसे मीडियम एंड सॉफ्ट डक्टाइल मेटल। मीडियम और सॉफ्ट डक्टाइल मेटल के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, और उसके बाद जब हमारा ये ग्रिड साइज और ज़्यादा बढ़ जाए, जब हमारा ये ग्रिड साइज थर्ड पॉइंट पे जब ये हो जाए 70 से 180, तो क्या हो जाएगा, फाइन ग्रिड साइज, मतलब 70 से 180 माइक्रोमीटर हो जाए, तब इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करेंगे, यूज्ड फॉर ब्रिटल एंड हार्ड मेटल। यूज्ड फॉर ब्रिटल एंड हार्ड मेटल। ब्रिटल और हार्ड मेटल के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, और इसमें जो हमारा मेटल रिमूवल होगा वो लो रहेगा। इसमें क्या होगा, लो मेटल रिमूवल होगा, लेकिन फाइन सरफेस फिनिश मिलेगी, एंड फाइन सरफेस फिनिश। तो इस तरीके से हम इसको स्पेसिफाई करते हैं अपने ग्रिड साइज को। इस ग्रिड साइज को हम लोग ऐसे इसको स्पेसिफाइड करते हैं। अब इस ग्रिड को
जैसे हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, अब ये ग्रिट हमारे इसमें आएंगे इस तरीके से, तो कुछ बॉन्ड के माध्यम से बंधेंगे, कुछ बॉन्ड के माध्यम से बनेंगे। तो उन बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो बॉन्ड हमारे क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो बॉन्ड देखो, बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील, ऐसे देखिएगा, हम क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में जो हम लोग बॉन्ड का उपयोग करते हैं वो किसके लिए उपयोग करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील के मेटल को एब्रेसिव पार्टिकल के मेटल के साथ बेटर एडहेसिव बॉन्डिंग बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ bond are used in grinding wheel, ग्राइंडिंग व्हील में डिफरेंट टाइप के बॉन्ड का उपयोग किया जाता है टू बॉन्ड विथ ग्राइंडिंग व्हील मटेरियल एंड एब्रेसिव पार्टिकल, ग्राइंडिंग व्हील मटेरियल एंड एब्रेसिव पार्टिकल तो इस तरीके से हम किसका उपयोग करेंगे, बॉन्ड का उपयोग करेंगे। अब इन बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं और उसके अंदर भी हम लोग थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में रखिएगा। इससे लगभग हर साल आपका किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज का मतलब वो IES वाला नहीं होगा। जब भी आपके लिए हम लोग कोई शब्द बोलेंगे कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो मतलब वो अदर स्टेट में JEE की बात करेगा या जूनियर इंजीनियर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के प्रकार, कितने बॉन्ड हम अपने इसमें यूज करते हैं। तो देखिए हम लोग कितने बॉन्ड यूज करते हैं। पहला जो हम लोग बॉन्ड यूज करते हैं, जैसे हम लोग सिलिकेट बॉन्ड का यूज करते हैं, सिलिकेट बॉन्ड, और इसे अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल S से डिनोट करते हैं। सिलिकेट के बाद दूसरा बॉन्ड हम लोग जो यूज करेंगे वो हम लोग ऑक्जेलिक बॉन्ड यूज करेंगे, देन हम लोग रबर बॉन्ड यूज करेंगे, देन हम लोग विट्रीफाइड बॉन्ड यूज करेंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग विट्रीफाइड बॉन्ड, और इसे अंग्रेजी के लेटर कैपिटल V से डिनोट करते हैं। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब बॉन्ड के लिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे यही सिंबल पूछा जाता है और वो क्वेश्चन देकर पूछेगा। जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन आपको थोड़ी देर पहले लिखा था, तो उसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड पूछा था। तो वहाँ अगर आपको S मिलेगा तो सिलिकेट बॉन्ड, और अगर आपको V मिलेगा तो विट्रीफाइड बॉन्ड, अगर आपको इस तरीके से ऑक्जिलेट मिलेगा तो रबर बॉन्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रबर बॉन्ड।
इसे हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रेजियोनाइड बॉन्ड, रेजिनाइड जिसे बोलते हैं, रेजिनाइड बॉन्ड, नॉइड बॉन्ड। देखिए हमने रबर बॉन्ड को आर से डिनोट किया था, तो क्या रेजिनाइड बॉन्ड को भी आर से डिनोट करेंगे? तो वहां पे आपको याद रखना है रेजिनाइड बॉन्ड को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर बी से डिनोट करते हैं। जो अंग्रेजी का हमारा कैपिटल लेटर होगा उससे हम लोग डिनोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बॉन्ड होता है सिलैक बॉन्ड। जैसे हम लोग सिलिकेट बॉन्ड पढ़े थे एस से, तो उसी तरह नेक्स्ट हम लोगों का सिलैक बॉन्ड होगा। सिलैक बॉन्ड। अब देखिए सिलिकेट बॉन्ड को हम कैपिटल एस से डिनोट कर रहे थे और सिलैक बॉन्ड को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा कैपिटल ई। कैपिटल ई से हम लोग सिलैक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लास्ट बॉन्ड हमारा होगा ऑक्जेलिक बॉन्ड, ऑक्जिलेट बॉन्ड जिसे बोलते हैं, ऑक्जिलेट बॉन्ड। ऑक्जिलेट बॉन्ड का अल्फ़ाबेट ओ से स्टार्ट होता है, तो इसे हम लोग ओ से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड, या इसी को दूसरे नाम ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ऑक्सी, ऐसे देखिए ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। तो इस तरीके से इतने बॉन्ड का हम लोग उपयोग करते हैं। एक बॉन्ड और होता है मेटालिक बॉन्ड, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। मेटालिक बॉन्ड ये कैपिटल एम से, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो मेनली हमारे इन 6 ब्राम टाइप के बॉन्ड को हम लोग यूज करते हैं अपने ग्राइंडिंग व्हील में, और इनके सिंबल आपको मस्ट है याद रखना कि कौन से बॉन्ड को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं। फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। सिलिकेट बॉन्ड, सिलिका की मात्रा होगी, कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। विट्रीफाइड बॉन्ड वी से स्टार्ट होगा, तो कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद रबर बॉन्ड, जो रबर हमारा होता है, ऑक्जेलिक रबर वगैरह जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देन रेजियोनाइड बॉन्ड कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये याद रखिएगा। रेजियोनाइड बॉन्ड को बी से, और सिलैक बॉन्ड को कैपिटल ई से, और ऑक्जिलेट बॉन्ड को कैपिटल ओ से। ऑक्जिलेट बॉन्ड का एक दूसरा नाम ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड के बारे में नोट करिए। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा इन बॉन्ड के स्पेसिफिकेशन के बारे में भी देख लेते हैं। हालांकि एग्ज़ाम में केवल यहीं तक आएगा, इसके अंदर की डिटेलिंग नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डीप डिटेलिंग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग उतनी डिटेलिंग करेंगे कि मैं भी हो सकता है आगे अगर कुछ थोड़ा सा और डीप में जाकर क्वेश्चन पूछे तो बस वहीं तक की डिटेलिंग करेंगे, बाकी सिलेबस के बाहर बियॉन्ड चीज़ों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी नोट्स तो बहुत लेंदी बन जाएगी, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आएगा और जब हम रिवीजन करेंगे तो क्या सारा डेटा हम ले जा सकेंगे अपने माइंड में कैप्चर करके, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग केवल उतनी ही चीज़ों की स्टडी करें, उतने ही चीज़ों का सिलेक्टेड नोट्स बनाएं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो। और ये हमें तब पता चलेगा कि जब हम उस एग्ज़ाम के बारे में, जिस एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज हो कि उसका हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस के साथ साथ उस एग्ज़ाम में अब तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं,
और कहाँ तक डेप्थ से आए हुए हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया उसको डिसाइड कर देता है। चलिए इन सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सिलिकेट बॉन्ड, विट्रीफाइड रबर बॉन्ड और रेजनाइट बॉन्ड के बारे में। चलिए अब इसको हम लोग रफ करते हैं। अब देखिए हम लोग 1 बाय 1 बॉन्ड के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड के बारे में, जो ग्राइंडिंग व्हील में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। विट्रीफाइड बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड, इसे हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल लेटर V से डिनोट करते हैं। इसमें होता क्या है, विट्रीफाइड बॉन्ड में हम फेल्सफर का उपयोग करते हैं उस बॉन्ड को बनाने के लिए। फेल्सफर का उपयोग करते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं फेल्सफर आर used in vitrified बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड। और अगर इसके कलर की बात करेगा तो ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है। इट्स कलर इज रेडिश ब्राउन, इट्स कलर इज रेडिश ब्राउन, यह रेडिश ब्राउन कलर में होता है। अब ये जो फेल्सफर होता है ये हमारा कैसा होता है, फ्यूजिबल होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पर फ्यूज भी कर सकता है। तो इस तरीके से फेल्सफर हमारा होता है फेल्सफर आर फ्यूजिबल विथ क्ले एंड हाई टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम फेल्सफर का उपयोग करते हैं। अब सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला बॉन्ड ग्राइंडिंग व्हील में विट्रीफाइड बॉन्ड ही होता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, ऐसे देखिएगा, मोर कॉमन बॉन्ड, मोर कॉमन बॉन्ड यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील, और इसका उपयोग ब्रिटल और हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। एंड यूज्ड फॉर ब्रिटल एंड हार्ड मटेरियल, ब्रिटल एंड हार्ड मटेरियल, मतलब वर्कपीस हमारा
बहुत ज़्यादा हार्ड हो और बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो तो भी हम अपना क्या करेंगे, विट्रीफाइड बॉन्ड का उपयोग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। और इस बॉन्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी जो खासियत होती है कि इस बॉन्ड पर जब हम ग्राइंडिंग करते थे तो ग्राइंडिंग टेम्परेचर 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता था। इतना ही टेम्परेचर होता है ना ग्राइंडिंग का। तो इस टेम्परेचर का इस बॉन्ड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और मौसम यानी क्लाइमेट चेंज का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और मॉइस्चर यानी वाटर कंटेंट का भी कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा, इस बॉन्ड पे हमारा दिस बॉन्ड इज does not affected with climate change, मतलब मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, कॉमा टेम्परेचर, कॉमा वाटर। टेम्परेचर के साथ जब अगर कोई भी मान लीजिए ग्राइंडर व्हील पे अगर वाटर चला जाए तो क्या उस व्हील का जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर होकर वहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। और अगर उस बॉन्ड पर कोई एसिड भी गिर जाए तो भी बॉन्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड एसिड। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने स्पेसिफाई किया विट्रीफाइड बॉन्ड के बारे में जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला बॉन्ड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बॉन्ड की बात करेंगे जो हमारा होगा सिलिकेट बॉन्ड। इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बॉन्ड सिलिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला बॉन्ड जो हमारा स्टार्ट होगा सेकेंड सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड देखिए ये क्या होता है, ये हमारा जिंक ऑक्साइड को सिलिकेट सोडा के साथ मिलाकर बनाया जाता है। जिंक ऑक्साइड को सिलिका सोडा के साथ मिक्स करके जिस बॉन्ड को बनाते हैं उसे सिलिकेट बॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि ये खुद ही एक एब्रेसिव कटिंग एज की तरह एक्ट करने लगता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सिलिकेट, देखें इन सिलिकेट बॉन्ड जिंक ऑक्साइड used zinc oxide with सिलिकेट सोडा का जिंक ऑक्साइड के साथ मिक्स करके हम ऐसे बॉन्ड को बनाते हैं। और इस तरीके का जो बॉन्ड का कलर होता है वो लाइट ग्रे कलर में होता है। इसमें देखिए विट्रीफाइड बॉन्ड में हमारा ब्राउन कलर में होता है, मतलब रेडिश ब्राउन कलर में होता है। और हमारा जो सिलिकेट यानी कि सिलिकेट बॉन्ड होता है वो हमारा ग्रे कलर में होता है। और कैसा ग्रे? लाइट ग्रे कलर में होता है। तो इस तरीके से जब कलर की बात करेंगे तो ये हमारा होगा इट्स कलर इज इन लाइट ग्रे। और इसका भी नमी और मॉइस्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, नो इफेक्ट ऑफ
no effect of moisture and climate and moisture on this bond। तो इस तरीके के बॉन्ड पर भी मॉइस्चर और क्लाइमेट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें भी हम लोग जो इसके उपयोग की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए करते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ विट्रीफाइड बॉन्ड से लो होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल but not more strong than vitrified bond। विट्रीफाइड बॉन्ड। और इसका सबसे बड़ा ये एडवांटेज होता है, जब सिलिकेट बॉन्ड का उपयोग करते हैं तो जो हीट जनरेशन होता है वो उसे आसानी से रिड्यूस करता रहता है। मतलब एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड से तीसरे बॉन्ड से हीट हमारी पास होकर रिजेक्ट होती जाती है। तो मतलब हीट डिसिपिएशन रेट इसका ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं हीट जनरेशन इज केप्ट मिनिमम रखता है। तो हम इसे कह सकते हैं हीट जनरेशन इज केप्ट मिनिमम इन दिस बॉन्ड, इन सिलिकेट बॉन्ड। तो सिलिकेट बॉन्ड में जो हीट जनरेशन होगा वो हमारा मिनिमम होगा। अब इसे नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ऑक्सिलेट बॉन्ड। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सिलेट बॉन्ड। ऑक्सिलेट बॉन्ड का क्या होगा कि इसमें देखिए, जो हम मिक्सचर का यूज करेंगे, मिक्सचर का मतलब इस बॉन्ड में जिस कंपोजिशन का यूज करेंगे वो हमारा होगा ऑक्साइड और क्लोराइड, जिसको हम मैग्नीशियम के साथ मिक्स करके यूज करते हैं। नाम ही है ऑक्सिलेट बॉन्ड, इसीलिए ऑक्साइड और क्लोराइड का उपयोग मैग्नीशियम के साथ मिक्स करके करते हैं। तो ऐसा जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे ऑक्सिलेट बॉन्ड। लेकिन ये ड्राई कंडीशन में ही वर्क करने के लिए सूटेबल होता है। अगर ये वेट कंडीशन में आएगा तो इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दिस बॉन्ड इज यूज्ड इन ड्राई कंडीशन ड्राई कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। और इसमें जो कंपोजिशन होता है ऑक्साइड और क्लोराइड को मैग्नीशियम के साथ मिक्स करते हैं। दी कंपोजिशन ऑफ दिस बॉन्ड इज मिक्स विथ
ऐसे इज ऑक्साइड एंड क्लोराइड इज मिक्स विथ मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड और क्लोराइड को हम लोग मिक्स करके इसको बनाते हैं, तो ये हमारा बॉन्ड बनता है ऑक्सिलेट बॉन्ड। अब उसके बाद ऑक्सिलेट बॉन्ड के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रेजोनॉइड बॉन्ड। वो सिंथेटिक के साथ मिलके बनाया जाता है, जो हमारे सिंथेटिक मटेरियल आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे रेजोनॉइड बॉन्ड। इसको हम किसके थ्रू बनाते हैं? रेजोनॉइड बॉन्ड इज मेड बाय सिंथेटिक मटेरियल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रेजोनॉइड बॉन्ड इज मेड बाय, देखें, दिस बॉन्ड इज मेड बाय synthetic material या इसी को हम लोग ऑर्गेनिक रेजिन और ऑर्गेनिक रेजिन के माध्यम से हम इसको बनाते हैं। ऑर्गेनिक रेजिन या सिंथेटिक के माध्यम से हम अपने रेजोनाइड बॉन्ड को बनाते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? जैसे हाई स्पीड ग्राइंडिंग करनी हो, मतलब बेटर सरफेस फिनिश अचीव करनी हो, तो उस समय हम क्या करेंगे? रेजोनाइड बॉन्ड का उपयोग करते हैं। लेकिन इन सब के तुलना में सबसे ज़्यादा विट्रीफाइड बॉन्ड का उपयोग करते हैं और इसी से सारे प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो दिस बॉन्ड इज यूज्ड इन हाई स्पीड जब बहुत अधिक स्पीड की ग्राइंडिंग हमें करनी हो तो उस समय हम रेजोनाइड बॉन्ड का उपयोग कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे देखिए हमारे 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, विट्रीफाइड, सिलिकेट, ऑक्सिलेट और रेजोनाइड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बॉन्ड की बात करते हैं, अपने सिलैग बॉन्ड। इसे नोट करते चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बॉन्ड सिलैग के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलैग बॉन्ड देखें, जब सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन हमें अचीव करना हो, जैसे यहाँ पे हाई स्पीड के लिए हमने रेजोनाइड बॉन्ड का उपयोग किया, अगर वहीं पर सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन को अचीव करना हो तो उस समय सिलैग बॉन्ड का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से बस एक लाइन इसके बारे में जानिए कि दिस बॉन्ड इज यूज्ड इन सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ वर्कपीस। जब किसी वर्कपीस में सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन को हमें अचीव करना हो तो उस समय हम सिलैग बॉन्ड का उपयोग करते हैं। अब हम लोग इसे नोट करिए,
फिर नेक्स्ट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा बॉन्ड होगा, लास्ट बॉन्ड हम लोग डिस्कस करेंगे अपने रबर बॉन्ड के बारे में। तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रबर बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 6, रबर बॉन्ड। ये सिंथेटिक रबर का उपयोग करते हैं इस बॉन्ड को बनाने के लिए। इन दिस बॉन्ड सिंथेटिक रबर आर यूज्ड। इन दिस बॉन्ड सिंथेटिक रबर आर यूज। सिंथेटिक रबर का उपयोग हम इस बॉन्ड के लिए करते हैं और ये केवल लो टेम्परेचर और सॉफ्ट मटेरियल के लिए ही उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि हार्ड मटेरियल और हाई टेम्परेचर पर रबर की बॉन्डिंग हमारी वीक हो जाएगी और बॉन्ड छोड़ने लगेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस बॉन्ड इज यूज्ड फॉर लो टेम्परेचर एंड सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल और लो टेम्परेचर के लिए हम इस बॉन्ड को यूज करते हैं। चलिए, ये तो था हमारा बॉन्ड के स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब इन बॉन्ड के स्पेसिफिकेशन के बाद, जैसे हम लोगों ने ग्रिड साइज पढ़ा था, ये हमारा ग्रिड साइज हो गया। अब हम लोग ग्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग्रेन ग्रेड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ग्रिड साइज डिसाइड किया है, तो इस ग्रिड साइज में ये ग्रेन हमारे बैठे हुए हैं, तो उन ग्रेन का भी ग्रेड होता है। तो उस ग्रेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा ग्राइंडिंग ग्रेड। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। ग्राइंडिंग ग्रेड के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेड का मतलब क्या होता है? जैसे अल्फ़ाबेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेन्स इज कॉल्ड ग्राइंडिंग ग्रेड। अल्फ़ाबेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब ABCD से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राइंडिंग grains are called grinding grade। ग्राइंडिंग ग्रेड। जैसे ग्राइंडिंग ग्रेड जो हमारा होता है वो 3 तरीके का होता है, लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड। तो इस तरीके से ग्राइंडिंग ग्रेड हमारा होगा लो, मीडियम और चाहे हाई कह सकते हैं, चाहे हार्ड कह सकते हैं। तो इस तरीके से ग्राइंडिंग ग्रेड हमारा होगा ऐसे। ग्रेड वन, 2 एंड 3। 3 तरीके का ग्रेड हम डिसाइड करते हैं। तो हमारा लो ग्रेड होता है लो ग्रेड, इसी को हम लोग
सॉफ्ट ग्रेड भी बोलते हैं, सॉफ्ट ग्रेड। दूसरा हमारा होता है मीडियम ग्रेड, और तीसरा हमारा होता है जैसे लो, मीडियम, फिर हाई। ये तो आप बता ही ले जाएंगे, हाई ग्रेड। हाई ग्रेड या इसी को हम लोग जैसे सॉफ्ट ग्रेड हो गया, मीडियम ग्रेड हो गया, तो आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि अब सॉफ्ट के बाद हार्ड आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा और हार्ड ग्रेड। तो इस तरीके से 3 तरीके का ग्रेड हम डिसाइड करते हैं। अब जो अल्फ़ाबेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड आर रिप्रेजेंटेड ग्राइंडिंग ग्रेड। अब उसमें हम लोगों को नंबरिंग याद रखना है, ए टू आई, मतलब ए से लेकर आई तक अल्फ़ाबेट होगा तो वो सॉफ्ट ग्रेड या लो ग्रेड में आएगा। अच्छा, आई के बाद क्या आएगा? जे, जे से पी तक ये हमारा मीडियम ग्रेड आता है। मीडियम ग्रेड के बाद अब पी के बाद कौन सा लेटर बचा है? क्यू, तो क्यू से लेकर जेड तक ये हमारा हार्ड ग्रेड में आता है। अब आप कहेंगे सर इसे याद कैसे किया जाए? बाय द वे एग्जाम में हम भूल गए, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे मीडियम ग्रेड का अगर आपको ट्रिक याद कर लिया जाए, अगर हम ट्रिक की बात करें तो देखिए अभी एक फ़नी ट्रिक है, बहुत कठिन नहीं है। मीडियम ग्रेड मतलब जैसे आप जानते हैं सीमेंट के बारे में, तो बहुत सारी सीमेंट कंपनियां हैं। एक जेपी कंपनी की सीमेंट आती है, वो भी बहुत ना अच्छी होती है ना बहुत ख़राब होती है, तो वो मीडियम ग्रेड की कह सकते हैं। तो उसी के बेस पे हमने एक ट्रिक बनाया है कि अगर जेपी सीमेंट हमारी मीडियम ग्रेड की होगी तो वहाँ पर देखिए ये हो जाएगा जेपी सीमेंट। जेपी सीमेंट हमारी क्या होती है? मीडियम ग्रेड। अब जेपी कंपनी वाले ना सुन ले, नहीं तो कहेंगे हमारी सीमेंट को आपने मीडियम ग्रेड डिसाइड कर दिया, तो ऐसा नहीं है, वो तो अपना बोलेंगे कि हमारी भी सीमेंट बहुत अच्छे ग्रेड की है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा जेपी सीमेंट से आप कैसा ट्रिक याद रखेंगे? मीडियम ग्रेड के लिए जे और पी हो गया, जे से लेकर पी के बीच में जो भी अक्षर आएंगे वो मीडियम ग्रेड के लिए होंगे। फिर जेपी के पहले वाला सॉफ्ट ग्रेड के लिए और जेपी के आगे वाला हार्ड ग्रेड के लिए। तो इस तरीके से हम विथ ट्रिक इसको आसानी से याद कर लेंगे। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए ट्रिक के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे एक हम लोगों ने क्वेश्चन लिया, आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है 51 डैश ए डैश 36 डैश एल डैश 5 डैश बी डैश 93। तो इस तरीके से अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए सीरीज में कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, किस ब्रांड का कौन सा ग्रेड यूज किया जा रहा है और कौन सा बॉन्ड यूज किया जा रहा है। तो ये सब पूछा जाएगा। तो हमेशा सबसे पहले जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे तो ये दिमाग में याद रख लीजिएगा कि जो पहला डिजिट होता है और जो आखिरी डिजिट होता है, पहला और आखिरी डिजिट जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो अपना कोड रखती है। वो कंपनी को अधिकार है अपना मैन्युफैक्चरिंग कोड रखने का। तो इस तरीके से कोड से पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी ने
उस ग्राइंडिंग व्हील को बनाया है। ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर अगर ये लेटर्स लिखे होंगे तो उसे हम पहला और आखिरी डिजिट देखकर बता देंगे कि कौन सा कंपनी मैन्युफैक्चर किया है। तो इस तरीके से पहला और आखिरी डिजिट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कोड। इसे हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग कोड। और सिमिलर लास्ट वाले को भी हम लोग कहेंगे कंपनी कोड या मैन्युफैक्चरिंग कोड। कंपनी कोड और मैन्युफैक्चरिंग कोड। तो ये अगर दो आपको याद हो गया तो उसके बाद जब दो आपको याद हो गया तो यहाँ पर वो जो एब्रेसिव व्हील का मटेरियल सिलेक्ट हम कर रहे थे, जो हम एब्रेसिव व्हील बनाएंगे ये इसका कौन सा बेस मेटल होगा उस बेस मेटल का पता चल जाएगा। अगर ए लिखा है तो ए का मतलब एल्युमिनियम होगा, Fe लिखा है तो मतलब आयरन होगा। तो इस तरीके से हमारा ये डिपेंड करता है, मतलब ये वाला जो कोड हमें दिखाएगा वो दिखाएगा एल्युमिनियम के लिए ऐसे, एल्युमिनियम, या इसी को हम लोग कहेंगे, इसी को हम लोग अगर कोड के बारे में बात करें तो ये हमारा कोड कहलाता है टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल। ये कहलाएगा टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल। उसके बाद अब देखिए ये जो 36 हमारा है, अब ये जो 36 हमारा है ये देखिए कैसा है, आपको अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो ग्रेन साइज हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए जब आपका साइज 24 से 30 हो तो उस समय कोर्स ग्रेन साइज यूज किया गया होगा। अगर उस ग्राइंडिंग व्हील में 36 का यूज किया गया है तो 36 मतलब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये 30 से 70 के बीच में मैच करेगा, मतलब मीडियम ग्रेन साइज को यूज किए हुए हैं हम। तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं ये हमारा होगा ग्रेन साइज। अब उसके बाद जो एल हम लोगों ने यूज किया है, एल हम लोगों ने यूज किया है तो एल हमारा क्या होगा, वो भी एक प्रकार का ग्रेड होता है, वो भी एक प्रकार का ग्रेड होता है। तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर ग्रेड। एल हमारा होता है मॉलिक्यूलर ग्रेड। अब देखिए ये एल हमारा जो हो जाएगा उसे हम चाहे मॉलिक्यूलर ग्रेड कह लें चाहे वो हम कह लें, देखिए सपोज करिए जब हम लोगों ने A2I पढ़ा था, A2I, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ग्रेड क्या दिखाएगा, लो ग्रेड के लिए दिखाएगा। जब J2P में जाएगा तो हमारा किस में दिखाएगा, मीडियम ग्रेड में दिखाएगा, यही मॉलिक्यूलर ग्रेड है। और जब Q2Z में जाएगा तो वो हाई ग्रेड दिखाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर L जो है वो मॉलिक्यूलर ग्रेड होगा, या इसको हम लोग सिंपल सा ग्रेड कह सकते हैं। अब L का मतलब कैसा ग्रेड होगा, देखिए A से I में L मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, J के बाद K के बाद L आएगा, मतलब ये मीडियम ग्रेड का होगा।
तो इसका आंसर हमें देना होगा, तो ये कौन सा ग्रेड होगा, मीडियम ग्रेड होगा। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे 5 की, तो ये एक कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होता है, बनावट की संरचना होती है। तो जो हमारा ये 5 होगा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हमारा होता है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर हमारा होता है। अब कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के बाद ये जो हमारा वी होगा, अब आपको पता चल गया होगा, वी डिफाइन करता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वी इज डिफाइंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अगर हमें आंसर देना हो कि किस टाइप का बॉन्ड इसमें डिफाइन किया गया है, तो तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए, वी फॉर विट्रीफाइड बॉन्ड। अगर यहाँ पे बी होता तो हमारा कौन सा, रेजोनाइड बॉन्ड हो जाता। अगर वहाँ पर एस होता तो सिलिकेट बॉन्ड हो जाता। तो इस तरीके से ये वी हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से इस ग्रेड को ज़रूर से ज़रूर याद करिए। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। लगभग जब भी क्वेश्चन आता है ग्राइंडिंग व्हील में, तो कोशिश करता है वो इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर दे। बाकी अदर से भी आता है, बॉन्ड से भी आता है, ग्राइंडिंग मटेरियल से भी आता है। तो इस तरीके से इसे नोट करिए। फिर उसके बाद हम लोग और आगे इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन को कर लेते हैं, और देन हम लोग फिर अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए इसे हटा देते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ को कंप्लीट कर लिया, और ये सब कंप्लीट करने का केवल एक ही टारगेट था कि ये वाला सवाल हमारा हो जाए। हालांकि चाहते तो ऐसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते, लेकिन फिर आपको पता नहीं चलता कि 36 क्या है, वी क्या है। तो कोशिश किया जाए कि रटने से बढ़िया समझा जाए हम लोग। चलिए एक अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसी पैटर्न पे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये कह रहा है, दिए गए ग्राइंडिंग व्हील में, मान लीजिए यहाँ पर ये लिख दे 30C 70G 7R23। तो अब ये कह रहा है, दिए गए ग्राइंडिंग व्हील में टाइप्स ऑफ बॉन्ड को बताइए। और ये क्वेश्चन आपका UPRBUNL 2016 में आया हुआ था। UPRBUNL 2016 में आया हुआ था। जब इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड पूछा है, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि शुरू के जो 2 एलिमेंट होते हैं, अगर ये 30 की बात करेगा तो 30 आपका क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कंपनी जो होगी उसका कोड होगा। मैन्युफैक्चरिंग कोड, और सिमिलर उसी तरह जो 23 होगा ये भी आपका कंपनी कोड हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अंदर मटेरियल की। अगर सी दिया है तो देखिए सी फॉर कार्बन तो होता है, लेकिन यहाँ पे आपको याद करना होगा कि सी फॉर सिलिकॉन कार्बाइड का मटेरियल बनाया जाएगा। जो टूल बनाया जाएगा वो जो सी फॉर होगा वो होगा सिलिकॉन कार्बाइड।
सिलिकॉन कार्बाइड बनाया जाएगा। अब बात कर रहे हैं 70 की। 70 देखिए किस में आएगा, अच्छा वो हम लोगों ने रफ कर दिया। तो हम लोगों ने 30 से 70 के बीच मीडियम ग्रेड लिया था, तो ये हमारा आएगा मीडियम ग्रेड। उसके बाद अगर जी की बात करेगा तो आप देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ए से आई के बीच में जी हमारा मैच करेगा, आई से पहले हमारा जी मिलेगा। तो जी हमारा कैसा बनाएगा, जो ग्रेड होगा वो सॉफ्ट ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील बनेगा। कैसा ग्राइंडिंग व्हील बनेगा, सॉफ्ट ग्रेड का बनेगा। अब ये जो 7 हमारा हो जाएगा, 7 कुछ नहीं होगा, बस इसमें देखिएगा जो कंस्ट्रक्शन होता है उसी का स्ट्रक्चर दिखा देता है ना। तो हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन आर के बारे में देखिए क्या होगा। आर इज ए टाइप ऑफ बॉन्ड, अगर आर है तो रबर बॉन्ड हो जाएगा, और रेजोनाइड के लिए हमारा ई होता था। तो इस तरीके से आर हमारा हो गया रबर बॉन्ड। अब 23 आपको दिखाई दिया था। तो यहाँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड पूछा है, तो कौन सा बॉन्ड हमारा यूज होगा, रबर बॉन्ड यूज होगा। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे हम लोग आसानी से कंप्लीट कर लेंगे और हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हुए हैं, है ना। एसएससी जेईई में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता रहता है और अदर एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने ग्राइंडिंग व्हील को कैसे बनाते हैं। ये तो हमारे पास एब्रेसिव पार्टिकल अवेलेबल हो गया, हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल अवेलेबल हो गया और ग्राइंडिंग व्हील का मटेरियल आ गया। अब उस व्हील को हम लोग कैसे बनाएंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अभी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील की हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल को सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्कपीस हार्डनेस। तो हम क्या मतलब कंपनी डिसाइड करेगी कि अगर हम हार्ड वर्कपीस के लिए इस ग्राइंडिंग व्हील को बना रहे हैं तो उस समय हम उसमें सिलिकॉन कार्बाइड जैसे एब्रेसिव पार्टिकल का उपयोग करेंगे। तो वो क्या करेगी, एब्रेसिव पार्टिकल को लेगी, फिर उस एब्रेसिव पार्टिकल को आप सिलिकॉन कार्बाइड का छोटा छोटा पीस तो आएगा नहीं जो माइक्रोन में हम लोग देखते हैं, तो वो क्या करेगी कंपनी, उस एब्रेसिव पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगी। पहला स्टेप हमारा होगा सेलेक्ट एब्रेसिव पार्टिकल। फिर एब्रेसिव पार्टिकल को दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे। और वो कैसे तोड़ेंगे, या तो क्रशर मिल में ले जाकर तोड़ेंगे या बाउल मिल, तमाम तरीके की मिल्स होती हैं। तो मिल में ले जाकर एब्रेसिव पार्टिकल्स को तोड़ते हैं। फिर एब्रेसिव पार्टिकल्स को तोड़ने के बाद अब उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स यानी कि आयरन वगैरह भी मिले होंगे, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेटर लगाकर मतलब चुंबक लगाकर लोहे वगैरह को अलग कर लेंगे, है ना। तो थर्ड स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, उसमें कुछ डस्ट वगैरह भी पड़ी होगी, तो उस डस्ट को हम क्या करेंगे, उसे वॉश करेंगे। पूरे एब्रेसिव पार्टिकल को एक टब में डालेंगे, वॉश करेंगे पानी से, फिर उसे बाहर निकाल लेंगे। तो फोर्थ स्टेप ये वॉश हो गया। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, एब्रेसिव पार्टिकल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ
बॉन्डिंग एजेंट से, अच्छा इसमें नहीं है, चलिए, जो ये रबर बॉन्ड है, सिलिकेट बॉन्ड है, सिलैक बॉन्ड है, तो उन सारे बॉन्डिंग एजेंट में से जिस बॉन्ड को मिलाना होगा उस बॉन्ड से हम लोग उसे मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर अपने व्हील पर क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, उसकी बनाएंगे। फिर व्हील पर जब कोटिंग हमारी हो जाएगी तो उस व्हील की हम क्या करेंगे, सेंटरिंग चेक करेंगे। फाइनल स्टेप में व्हील की पूरी सेंटरिंग चेक करेंगे कि हमारा व्हील सेंटर्ड है, अलाइन में है कि डिसअलाइन है। तो इस तरीके से हम अपने पूरे व्हील को बना लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग निम्न स्टेप को सेलेक्ट करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग अपने स्टेप को सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने आपको क्या बताया, सेलेक्ट एब्रेसिव पार्टिकल। सेलेक्ट एब्रेसिव पार्टिकल्स। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, उस एब्रेसिव पार्टिकल्स को स्मॉल साइज में तोड़ेंगे बाय द मिल, है ना। ब्रेक एब्रेसिव पार्टिकल इन स्मॉल साइज, स्मॉल साइज में तोड़ेंगे बाय द यूज ऑफ क्रशर और मिल। या तो हम क्रशर का उपयोग करेंगे या मिल का उपयोग करके उसे तोड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब उस एब्रेसिव पार्टिकल्स में से पहले मैग्नेटिक पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेंगे। मतलब किसका उपयोग करके, मैग्नेटिक सेपरेटर, चुंबक का उपयोग करके ना। तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर सेपरेट by use of मैग्नेटिक सेपरेटर या मैग्नेट। मैग्नेटिक सेपरेटर और मैग्नेट। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, अब इसको वॉश करेंगे और डस्ट पार्टिकल को रिमूव करेंगे। वॉश बाय वाटर टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल। अच्छा, जब डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो गया तो क्या क्रशर मिल में तोड़ा गया सारा एब्रेसिव पार्टिकल्स एक बराबर साइज में हमारे होगा, जिस रिक्वायर्ड में हमें चाहिए होगा, क्या वो सभी हमारे सेम साइज में होंगे? सेम साइज में नहीं होंगे। तो इसीलिए हम लोग उसे सेम साइज का सिलेक्ट करते हैं। सेम साइज का सिलेक्ट करने के लिए हम उसे गैगर या स्क्रीन में पास कराते हैं, जिसे छलनी बोलते हैं ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, टू सेलेक्ट प्रॉपर साइज ऑफ एब्रेसिव, साइज ऑफ एब्रेसिव। तो हम उस एब्रेसिव को क्या करेंगे, पासिंग विथ वाइब्रेटिंग
मतलब जैसे वाइब्रेट करता रहेगा, जब तक वाइब्रेट नहीं करेगा तब तक वो क्या करेगा, सेपरेट नहीं करेगा। जब हम स्क्रीन में रखेंगे और वाइब्रेट कराएंगे तो छोटे पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे जितना उसमें होल होगा, और बाकी बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे। पासिंग विथ वाइब्रेटिंग स्क्रीन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अगले पॉइंट में हम लोग मिक्स करेंगे उस एब्रेसिव पार्टिकल को टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग एजेंट से। मिक्स एब्रेसिव पार्टिकल विथ रिक्वायर्ड बॉन्डिंग एजेंट। बॉन्डिंग एजेंट ये हमारा हो गया। इसके बाद जब हमारा बॉन्डिंग एजेंट में तैयार हो जाएगा, एंड व्हील आर कंप्लीटेड, एंड जब व्हील के ऊपर लैप कर देंगे, देन मेड व्हील आर कंप्लीटेड। तब व्हील हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट होने के बाद पता चला कि यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इस तरीके का अगर हमारे बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड अगर लगे हुए हैं तो जब ये रोटेट करेगा तो इसकी बैलेंसिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग चेक करेंगे, और इसके बैलेंसिंग के साथ साथ हम लोग इसकी टर्निंग को और इसके ट्रूइंग को चेक करेंगे। चेक्ड, लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चेक्ड बैलेंसिंग, ट्रूइंग एंड टर्निंग। चेक्ड बैलेंसिंग, कॉमा ट्रूइंग एंड टर्निंग। तो इस तरीके से इतने स्टेप का उपयोग करके हम अपने ग्राइंडिंग व्हील को बना लेते हैं। देन हमारा फाइनली ग्राइंडिंग व्हील कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब उसमें पूछा जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील कंप्लीट होने के बाद हम जो ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग करते हैं, ये जो बैलेंसिंग टर्म हमने इस्तेमाल किया, तो क्या बैलेंसिंग हम वर्कपीस को ग्राइंड करने से पहले ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग करते हैं, या जब जब ज़रूरत पड़ती है तब करते हैं, या ग्राइंडिंग होने के बाद जब ग्राइंडिंग व्हील रेस्ट में आएगा तब बैलेंसिंग करेंगे? ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग हम कब करते हैं। तो आइए वो पॉइंट भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसलिए हम बार बार साइड हो जाते हैं ताकि आप लोग पॉइंट को नोट करते चलिए। और विश्वास करिए कि ये जो नोट्स आपकी बनेगी, इस नोट्स से बाहर लगभग कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। बैलेंसिंग रिक्वायर्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। पहले समझिए कि बैलेंसिंग होती क्या है, फिर उसके बाद बैलेंसिंग को हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं ना। तो देखिए, जैसे सपोज करिए कि ये आपका वर्क पीस हो गया। अब इस वर्क पीस पर ये हमारा ग्राइंडर व्हील हो गया। तो मान लीजिए कि ग्राइंडर व्हील को हमने इस डायरेक्शन में रोटेट कराया। जब हमने पावर दिया, फिर पावर बंद कर दिया, या हमने हल्का सा घुमा दिया, तो ग्राइंडिंग व्हील घूमते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि रुक जाएगा। रुक जाने का मतलब, अगर वो जल्दी से रुक गया तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका वेट ज़्यादा है इस अपर वाले पोर्शन के रिस्पेक्ट में।
फिर दोबारा हम घुमाएंगे तो दोबारा भी वो ग्राइंडर व्हील यहीं पर आकर रुकेगा। हम उस पर यहाँ मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से व्हील पर। फिर हमने घुमा दिया, फिर वो जाकर यहीं पे आके रुकेगा। तो जितनी बार हम फ्री टर्न कराएंगे और ग्राइंडर व्हील आकर यहाँ पर रुकेगा, तो इसका मतलब व्हील का निचला सिरा भारी है तो निचले सिरे पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा घुमाने के लिए, और ये बार बार यहीं पर रुकने की कोशिश करेगा। तो इस कमी को दूर करने के लिए, ग्राइंडिंग व्हील को बिल्कुल ग्रेविटेशनल फ्री करने के लिए, ताकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग निगलेक्ट हो जाए, ग्रेविटेशनल फ्री करने के लिए, मतलब हम अगर ग्राइंडिंग व्हील को थोड़ा सा घुमा दें वो इतनी देर तक घूमता रहे, बहुत देर तक घूमता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वो ग्राइंडर व्हील बिल्कुल अपने बैलेंसिंग कंडीशन में है। तो हम बैलेंसिंग करने के लिए अब इसके वेट को यहाँ से निकाल तो सकते नहीं हैं क्योंकि ग्राइंडर व्हील है। अब क्या उसके ग्राइंडर व्हील को हम क्या करेंगे, रिमूव करने लगेंगे? नहीं करेंगे, इससे व्हील हमारा कमज़ोर हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, छोटे छोटे मैग्नेटिक गुटके को इस्तेमाल करेंगे। एक गुटका सपोज करिए हमने यहाँ पर लगा दिया। अब जैसे हमने यहाँ पर एक गुटका लगाया तो हो सकता है इससे ज़्यादा वेट इसका हो जाए। अब ग्राइंडर व्हील आकर यहाँ पर रुकने लगे। फिर इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक गुटका यहाँ पर, एक गुटका यहाँ पर। तो इस तरीके से 4, 6, 5 जितने भी गुटके की रिक्वायर्ड होगी, हम ऐसे इस व्हील के ऊपर इस गुटके को लगा देंगे। देन एक समय ऐसा आएगा कि ये ग्राइंडर व्हील हमारा पूरी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स फ्री हो जाएगा और ज़रा सा रोटेट कराने पर पूरा रोटेट करता रहेगा। तो ऐसे मेथड को बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। और ये बैलेंसिंग वर्कपीस को स्टार्ट, जैसे सपोज करिए कि इसकी हमें कटिंग करनी है, तो इस कटिंग से स्टार्ट करने से पहले नहीं करेंगे। आपको लग रहा होगा कि कटिंग से पहले हमें करना चाहिए। ग्राइंडिंग व्हील को हम बैलेंस करके ही छोड़ते हैं। उसके बाद जब हमें मान लीजिए कि ग्राइंडिंग करने लगे, सपोज करिए यहाँ आने के बाद ये कुछ ऐसे मटेरियल कट करने लगा, तो हमें पता चल गया ये अनबैलेंस हो गया है, तो हम यहीं पर रोककर बैलेंसिंग करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ आते आते यहाँ अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पर भी बैलेंसिंग कर लेंगे। अब क्या मटेरियल को रिमूव करने के बाद जब ग्राइंडिंग व्हील रेस्ट में आएगा, तो क्या रेस्ट कंडीशन में भी हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे? नहीं करेंगे। जब जब ज़रूरत पड़ेगी तभी तब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो इस तरीके से बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंटली इन ग्राइंडिंग व्हील। फ्रिक्वेंटली मतलब जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब हम ग्राइंडिंग व्हील की बैलेंसिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसका, बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड frequently in grinding wheel। ग्राइंडिंग व्हील में हम बैलेंसिंग को फ्रिक्वेंटली मतलब जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब तब हम ग्राइंडिंग व्हील को करेंगे, और अपने से हम हमेशा नहीं करते रहेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा होता है ग्राइंडिंग व्हील। अब एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इसके स्पीड और मटेरियल के बारे में पूछ लेता है कि अगर कास्ट आयरन होगा तो ग्राइंडिंग व्हील की कितनी स्पीड रखेंगे और कितना आरपीएम रखेंगे, और अगर हमारा हार्ड स्टील होगा, प्लास्टिक होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या रखेंगे। तो चलिए वो भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग डालते हैं मटेरियल और यहाँ पर हम लोग डालते हैं कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड देखिए, एक तरफ हम लोग मटेरियल और एक तरफ हम लोग कटिंग स्पीड को पढ़ेंगे। मतलब डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के लिए डिफरेंट टाइप्स की कटिंग स्पीड को हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर हमारा कास्ट आयरन हो, सपोज करिए कास्ट आयरन, तो ये हमारा हार्ड मटेरियल होता है।
1800 कटिंग स्पीड हमारी होगी मीटर पर मिनट। और उसके बाद प्लेन कार्बन स्टील के लिए, प्लेन कार्बन स्टील के लिए 1500, 3 और घटा दीजिए। प्लेन कार्बन स्टील के बाद ब्रास मेटल के लिए 12, देखिए कास्ट आयरन के लिए 1500, प्लेन कार्बन आयरन के लिए, कास्ट आयरन के लिए 1800, प्लेन कार्बन स्टील के लिए 1500, ब्रास के लिए 1200 और सीमेंटेड कार्बाइड के लिए 2700 रखते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड के लिए 2700 रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग, ये तो हमारा हो गया। अब थोड़ा सा उस ग्राइंडिंग व्हील का रोटेशन भी नोट कर लेते हैं। जैसे हमारा आरपीएम पे रोटेट करेगा तो उस ग्राइंडिंग व्हील का रोटेशन भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ऐसे देखिए, मान लीजिए इधर हम लोग ले लें साइज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, साइज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, और इधर हम लोग ले लें स्पीड इन आरपीएम। तो जब ग्राइंडिंग व्हील आपका ऐसे हो, मतलब साइज का मतलब उस व्हील का पूरा डायमीटर और उसके बाद उस व्हील का विड्थ, मोटाई, अगर वो ऐसा हो, विड्थ इंटू डाया, और मान लीजिए पहला आपको दिया हो 3 इंटू 100 mm, तो उस समय जो ग्राइंडिंग व्हील का स्पीड होगा वो लगभग 40,000 आरपीएम के आसपास होगा। जब 3 mm व्हील की मोटाई होगी और 100 mm उसका व्यास होगा तो वो लगभग 40,000 आरपीएम पे रोटेट करेगा। और जब और बड़ा साइज का हो जाएगा, मान लीजिए 4 इंटू 1250 mm, तो ये लगभग 30,000, 30,000 आरपीएम पर रोटेट करेगा। जब उसके व्हील का व्यास बढ़ेगा तो आरपीएम हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। अब उसके बाद जब ये हो जाए 7 इसकी थिकनेस हो जाए और 1500 इसकी मोटाई हो जाए, तो ये लगभग आपका 18,000 आरपीएम पर रोटेट करता है। मतलब व्हील का मोटाई 7 mm हो और व्यास 1500 mm हो तो उस समय 1800 आरपीएम होगा। और उसके बाद जब व्हील की मोटाई और बढ़ जाए, लगभग ये 10 हो जाए, 10 mm, और डायमीटर आपका 1500 mm ही रहे, तो उस समय ये आपका 15,000 आरपीएम पर वर्क करेगा। मतलब व्हील की मोटाई 10 mm और स्पीड आपका 1500 mm हो तो उस समय आपका 15,000 आरपीएम होगा। अब और अगर इसका साइज बढ़ा दें तो ये ऐसे ले लें 12 इंटू 2000 mm, तो ये घट के लगभग आधा हो जाता है 8000 आरपीएम। इस तरीके से आपको जैसे ग्राइंडिंग व्हील का साइज आप इनलार्ज करते जाएंगे वैसे ही इसकी स्पीड आपकी घटती जाती है। और सबसे कम स्पीड का ग्राइंडिंग व्हील जो बनता है वो लगभग ऐसे बनता है 12 इंटू या 15 इंटू 25 mm, ये बनता है आपका 5000 आरपीएम पर रोटेट करेगा। तो इस तरीके से ये आरपीएम ऑफ स्पीड होता है। बस इसको केवल ये समझने के लिए है कि मैक्सिमम 40,000 आरपीएम पर हमारा ग्राइंडर व्हील वर्क करता है, मिनिमम 5000 आरपीएम पर।
और मैक्सिमम जो आरपीएम होता है वो छोटा ग्राइंडर व्हील होता है और बड़े ग्राइंडर व्हील हमारे ये होते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे ग्राइंडर व्हील वर्क करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक में हम लोगों ने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में डिस्कस किया और उस ग्राइंडिंग व्हील के बारे में हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ ग्रेड के बारे में डिस्कस किया और ग्रेड से रिलेटेड कुछ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी किया। अब थोड़ा सा उनके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। जो व्हील हमारा बनता है वो व्हील का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडर व्हील, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडर व्हील, या इसी को कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, मतलब ग्राइंडिंग व्हील के प्रकार। टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील कितने तरीके के यूज किए जा सकते हैं। तो उस व्हील के जो एज होती है उस एज के आधार पर हम इस व्हील को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि व्हील आपको इस तरीके का दिखाई देता है, तो क्या केवल इसी शेप में व्हील आपका आता है। जब इसे 3D में देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो क्या केवल इसी शेप में व्हील आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो शेप होता है, जब इसका हम लोग फ्रंट व्यू लेते हैं तो फ्रंट व्यू में हमारा ग्राइंडर व्हील देखिए पहला आपका इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब फ्लैट सरफेस होगी ग्राइंडर व्हील की। ये हमारा होगा फ्लैट सरफेस ऑफ ग्राइंडर व्हील। यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ये सरफेस जो वर्कपीस पे टच करेगी वो 90 डिग्री होगा। दूसरा हमारा इस तरीके से ग्राइंडर व्हील बनेगा। बड़ा हो गया। इस तरीके से ग्राइंडर व्हील बनेगा। इसमें ये जो हमारा एंगल होगा, देखिए ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये आपका 60 डिग्री भी होता है, 65 डिग्री भी होता है। तो इस तरीके से ये आपका होता है, एक केस में 60 डिग्री होता है और दूसरे केस में 60 डिग्री या और 65 डिग्री होता है, 45 डिग्री भी होता है और 45 डिग्री होता है। और एक आपका ऐसा ग्राइंडर व्हील बनता है वन साइडेड, ऐसा ग्राइंडर व्हील आपका बनेगा। इसमें जो एंगल आपका दिखाई दे रहा है ये लगभग 65 डिग्री होता है, 60 या 65 डिग्री, 60 और 65 डिग्री होता है। इस तरीके से ये ग्राइंडर व्हील पहला बनता है। दूसरा हमारा क्या होता है, इनकी एज उसके साथ एक बार इंटरसेक्ट करती है, पूरी तरीके से इनकी एज ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरा जो व्हील हमारा बनेगा वो ऐसा व्हील बनता है।
ऐसा व्हील बनेगा। इसमें जो एंगल होगा ये देखिए, इधर भी 60 डिग्री होगा और इधर भी 60 डिग्री होगा। ऐसा बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्राइंडर व्हील होगा वो ऐसा व्हील बनेगा। उस व्हील के ऊपर ऐसी स्ट्रेट, जो आप लोगों ने सिंपल सा इमेजिन आप करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ रेनफोर्स टाइप का होता है, नेगेटिव रैक एंगल टाइप का। ऐसा ग्राइंडर व्हील बनता है। नेक्स्ट एक आपका इस तरीके से ग्राइंडर व्हील बनता है। ऊपर यहाँ थोड़ा सा फ्लैट सरफेस होगी, मतलब ये जो आप देख रहे हैं सिमिलर इसी तरीके का बनेगा, लेकिन यहाँ पर एंगल आपने 60 डिग्री देखा हुआ था और यहाँ पे हम लोग 65 डिग्री के बना लेंगे, या इसको भी हम लोग सिमिलर यहीं पे ले लेते हैं, 65 डिग्री का हम लोग ले लेते हैं। अगला जो ग्राइंडर व्हील बनता है ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, इस तरीके से बनता है। हो सकता है आपसे कभी ये डायग्राम देख उसका एंगल पूछ ले, बस इसका मतलब यही है। तो इस तरीके से इतने टाइप के ग्राइंडर व्हील हम बनाते हैं। और इस ग्राइंडर व्हील में अच्छा, इसका एंगल जो हमारा होता है ये लगभग 80 डिग्री होता है। ये जो एंगल होता है 80 डिग्री और ये भी 80 डिग्री होता है। तो ये एक्चुअल का जो व्हील हमारा होता है, उस व्हील का हम लोगों ने फ्रंट व्यू देखा, उसका टॉप व्यू हमारा अलग टाइप से होता है। तो इस तरीके से ग्राइंडर व्हील कंप्लीट होता है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जब ग्राइंडिंग करेंगे तो इसमें से कुछ मेटल हमारे रिमूव होंगे। जो ग्राइंडिंग रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील वियर, तो जो व्हील का वियर होगा वो कैसा होगा, तो उस व्हील वियर के कारण उसमें व्हील में क्या क्या आएगा, जैसे क्लोनिंग आएगा, ग्लेजिंग आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में सारे एवरेज मतलब ग्राइंडिंग व्हील वियर के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद उसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कितने टाइप के ग्राइंडिंग ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। फॉर्म ग्राइंडिंग क्या होती है, थ्रो फीड ग्राइंडिंग क्या होती है, इन फीड ग्राइंडिंग क्या होती है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग क्या होती है, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग क्या होती है, और उसके बाद सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है, फॉर्म ग्राइंडिंग क्या होती है, फेस ग्राइंडिंग क्या होती है। तो इन सारे ऑपरेशन को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करिएगा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो उसे ज़रूर करिएगा, नहीं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव सेशन में इसको कराएंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टूडेंट हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। थैंक यू।